साथियों नमस्कार। साथियों हम बात कर रहे थे चरवाहों के बारे में। आपने देखा था कि जो हमारे देश के चरवाहे थे, विभिन्न प्रजातियां, धंगर प्रजाति आपने महाराष्ट्र में देखी थी, आपने राई का समुदाय आपने राजस्थान में देखा था, आपने गुज्जर और बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर में देखा था, और आप कुरमा और कुरबा नाम के समुदाय जो कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक में देखा था। आपने देश के विभिन्न समुदायों के बारे में आपने देखा था कि औपनिवेशिक काल जब आता है, औपनिवेशिक काल से पहले जो चरवाहों का जीवन था काफ़ी शानदार जीवन था, काफ़ी हर चीज़ की आज़ादी थी, उन्हें बाहर घूमने की आज़ादी थी, उन्हें ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आज़ादी थी। लेकिन जैसे ही हम औपनिवेशिक काल में आते हैं, जब अंग्रेज़ों का शासन आता है तो वो उन पर पाबंदियां लगा देते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते और ज़्यादातर चारागाहों को खेती में बदल दिया जाता है। यानी कि उनसे ज़्यादा लगान वसूली जाती है, उन्हें राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाता है। उनका जो मनपसंद पैसा होता है, जैसे कंबल बेचना, जैसे खाल बेचना, जैसे गोश्त बेचना, जैसे जानवरों का दूध बेचना, मांस बेचना, इन सब पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं और उन पर एक क्रिमिनल एक्ट लगाया जाता है 1871 में। साथियों ये 1871 में जो अपराधी क्रिमिनल एक्ट जो लगाया जाता है, इससे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो आंदोलन पर उतर आते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि चारागाहों का जो चरवाहों का जीवन है वो बहुत ही दयनीय हो जाता है। ये हम सिर्फ केवल भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही विश्व की ओर आएंगे और विश्व में हम देखेंगे जो कि अफ्रीका एक जानी मानी कंट्री, जो कि अफ्रीका महाद्वीप, जैसे ही अफ्रीका द्वीप में आएंगे तो हम देखते हैं कि अफ्रीका में लगभग दुनिया की आधी से ज़्यादा जो है जनसंख्या, आधी से ज़्यादा आबादी चरवाहों पर डिपेंड है, यानी कि चरवाही पर डिपेंड है। वो अधिकांश मवेशी रखते हैं और वो जो जीवन है, उनका जीवन है वो औपनिवेशिक काल से पहले का जीवन कैसा था ये हम जानेंगे। फिर औपनिवेशिक काल आता है अफ्रीका में भी, जब ब्रिटिश शासन आता है, यानी कि अंग्रेज़ आते हैं और उन गोरों की बस्तियां जैसे ही बसने लगती हैं वहाँ पर कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं और उनके भी जीवन में कुछ विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं। आज उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले अफ्रीका की ओर। अफ्रीका में जैसे चलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ दुनिया की लगभग आधी आबादी चरवाहों पर डिपेंड है, यानी कि चरवाही करती है। तो वहाँ पर लगभग 2.25 करोड़ लोग जो है रोजी रोटी के लिए चरवाहे का जीवन व्यतीत करते हैं। तो लगभग कितने? 2.25 करोड़, 2.25 करोड़। ये हमने इसलिए नाम लिया क्योंकि ये दुनिया की लगभग आधी आबादी लगभग 18वीं के दशक में, यानी कि 19वीं की शुरुआत अगर हम बात करें तो लगभग ये इतनी आबादी जो है वहाँ पर जो चरवाहे थे रोज़ी रोटी कमाने के लिए इन गतिविधियों में लिप्त थे, चरवाही गतिविधियों में। तो हम देखते हैं इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसा कि बेदुइंश, जैसे कि बेदुइंश, मशाई और सोमाली बोरान तुर्काना, सोमाली बोरान तुर्काना। ये जो है प्रजातियां, ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो कि चरवाहे का काम करती हैं। तो इन प्रजातियों का हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनमें से कुछ एक प्रजाति हम लेंगे और उसके जीवन के बारे में हम देखेंगे कि आखिर उनका जीवन कैसा रहा। तो हम देखते हैं कि जो अफ्रीका के लगभग ये पूर्वी जो देश है, यानी कि अफ्रीका में अगर हम देखें, ये अफ्रीका है आपका, और अफ्रीका में लगभग ये वाला
यहाँ पर ऐसे करके ये सोमाली है और ये इधर तंजानिया है। तो इस प्रकार से के जो कंट्रीज़ हैं, तो ये वाला लगभग पूर्वी अफ्रीका में बसने वाले लगभग चरवाहा समुदाय हैं। तो उसकी हम बात करते हैं। इसमें लगभग ये जो चरवाहे हैं, ये गाय, बैल, ऊँट, बकरी और भेड़ और गधे, इन सब चीज़ों को पालते हैं। यानी कि गाय भेड़ वो होते हैं भेड़ जो कि हर मौसम में, यानी कि इनको जो है गर्मी ज़्यादा पसंद होती है। गर्मी की ऋतुओं में ये हम देखते थे जो भारत में कि वो ऊंची शिवालिक की ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते थे, तो और फिर वहाँ पर ऊन निकालते थे गर्मियों में। तो इस प्रकार का व्यवसाय ये लोग पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि दूध, मांस, पशुओं की खाल, ऊन, इन चीज़ों का व्यवसाय ये लोग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अफ्रीका चरवाहों की ज़िंदगी में जैसे ही औपनिवेशिक या उत्तर औपनिवेशिक, यानी कि दोनों का जिक्र करेंगे, एक तो औपनिवेशिक और दूसरा उत्तर औपनिवेशिक काल, इन दोनों में एक गहरे बदलाव हुए। तो हम सबसे पहले आते हैं कुछ खास समुदाय के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं मसाई समुदाय। मसाई एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा चरवाहा समुदाय है जो कि लगभग पूर्वी अफ्रीका के तट पर बसा हुआ है। पूर्वी अफ्रीका के तट पर लगभग अगर हम बात करें तो लगभग कीनिया में लगभग 350, अगर यहाँ देखें तो कीनिया में लगभग कितना है, कीनिया में लगभग 3 लाख आबादी कीनिया में है मसाई की। और जो तंजानिया इधर नीचे की ओर आएंगे, जब तंजानिया की ओर आते हैं तो तंजानिया में लगभग 1.5 लाख आबादी है। 1.5 लाख आबादी तंजानिया में, और कीनिया में लगभग 3 लाख आबादी जो कि मसाई नाम के समुदाय की है। हम देखते हैं कि इन पर जो है आगे चल करके कि ये जो तंजानिया और कीनिया का ये जो भाग है, ये लगभग धीरे धीरे सिमटता गया और दक्षिणी कीनिया और ये तंजानिया एकदम छोटा सा भाग हो गया। जब अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक काल आता है, धीरे धीरे इनके जो ज़मीनें छीन ली जाती हैं, इनसे चरवाहों से ज़मीन छीन ली जाती है और उन पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं मसाई के समुदाय के बारे में, इनके चारागाहों का क्या हुआ, यानी कि चारागाहों पर क्या प्रभाव पड़े। तो चारागाहों के प्रभाव के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए हुआ क्या कि चारागाह, जो मसाई की सबसे बड़ी समस्या थी वो थी कि इनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। सिमटने का एक कारण था कि मसाई लैंड का इलाका, जो मसाई लैंड हमने बताया कि लगभग ये आपका अफ्रीका है, लगभग ये जो सोमालिया वाला ये भाग है और फिर ऐसे करके, तो ये जो अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका वाला भाग है, यानी कि मसाई का हमने बताया कि तंजानिया, कीनिया, सोमालिया, ये सब जो कंट्रीज़ थी, यहाँ पर मसाई नाम की वो प्रजाति रहती थी, मसाई समुदाय रहता था। इनके चारागाहों की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि लगभग जो है इनके ज़्यादा से ज़्यादा 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया, यानी कि 1885 की बात करें अगर 1885 में, तो 1885 में हम देखते हैं कि जो है ब्रिटिश कीनिया और कौन सा, ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका, ये एक क्षेत्र है अफ्रीका में। तो ब्रिटिश कीनिया और जर्मन, ब्रिटिश कीनिया इसलिए हम बोल रहे हैं कि कीनिया में जब ब्रिटिश आ जाते हैं, अपनी औपनिवेशिक बस्तियां बसाते हैं, वो क्षेत्र कीनिया का वो क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश अपनी औपनिवेशिक बस्तियां बसाए हुए हैं, तो वो क्षेत्र ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका, जहाँ पर तंगानिका समुदाय रहता है, तो वो क्षेत्र, यानी कि दोनों क्षेत्र एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया। हम देखते हैं जो मसाई रहते थे तंजानिया में, कीनिया में, इनको क्या किया गया, इनको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। 2 बराबर, इनके 2 बराबर भाग बांट दिए गए।
इस मसाई लैंड इसको कहते थे, जहाँ पर कीनिया, तंजानिया और कीनिया वाला भाग है, जहाँ पर मसाई नाम की जनजातियाँ रहती थी। इधर आएंगे तंजानिया है, तो ये पूरा मसाई लैंड कहलाता था। ये समुदाय क्या कहलाता था? मसाई लैंड कहलाता था। तो इसको हम देखते हैं कि इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि जो मसाई लैंड होता है उसको 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। और इन पर हम देखते हैं कि आगे चल कर के गोरों की बस्तियां बसाई जाती हैं। और ये बसाने के लिए जो बेहतरीन चारागाह, जो यहाँ पर बेहतरीन चारागाह थे, उनको क्या किया गया? बेहतरीन चारागाह, उनको बेहतरीन चारागाह को खेती में बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया? खेती में। हम देखते हैं कि लगभग मसाई लैंड का लगभग 60% चारागाह, यानी कि मसाई लैंड का लगभग 60% जो ज़मीन थी, 60% ज़मीन, यानी कि 60% जो चारागाह थे उनको क्या किया गया? ज़मीन में, खेती में तब्दील कर दिया गया। यानी कि 60% चारागाह विलुप्त कर लिए गए, चारागाह विलुप्त हो गए और वो किस में बदल गए? वो खेती में बदल गए। 60%, यानी कि बचा उनके पास कितना भाग? 40%। जाहिर सी बात है, जब मसाई समुदाय के पास अगर हम कहें कि आपके पास 1 बीघे ज़मीन है, फिर 1 बीघे का 1/4 अगर आपसे ले लिया जाए और आपको 1/4 भाग दे दिया जाए और कहा जाए कि मवेशी आपके पास उतनी ही हैं, अगर उतनी ही मवेशी जो 1 बीघे को चरती थी, 1 बीघे का उनके पास अनाज मिलता था, लेकिन जब 1/4 भाग बचता है तो मवेशी जाहिर सी बात है भूखे रह जाएंगे। वही हुआ इनके साथ, यानी कि 60% ज़मीन जो है इनकी खेती में तब्दील कर दी गई। यानी कि जो चारागाह थे, जो हरियाली थी, वो 60% जब हरियाली चली गई तो इनके पास जो मवेशी थे वो भूखे मरने लगे। यानी कि उनके पास मेहनत, जितना भोजन पर्याप्त होना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। हम देखते हैं कि जो मसाई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अगर मसाई का शब्द की बात करें तो मसाई को हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि देखिए मसाई, मसाई है, जो कि मसाई की शुरुआत किससे होती है? माँ शब्द से। माँ मतलब होता है मेरे, क्या होता है? मेरे, और शाई मतलब होता है लोग, यानी कि मेरे लोग। मसाई को कहते हैं मेरे लोग, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मसाई का, मेरे लोग कहते हैं। तो मसाई एक घुमंतु और चरवाहा समुदाय था। तो हम देखते हैं ये अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस, इन सब चीज़ों का व्यवसाय करता था। और ये फिर जो है, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पर वर्षा कम होती है, यानी कि शुष्क और गर्मी वाला प्रदेश है, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिस कारण से उनको क्या करना पड़ता था? उनको दूर जाना पड़ता था चारागाहों की खोज में। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारागाहों में अधिकांश एक ऐसा समय आता था जब सूखा पड़ जाता था। तो सूखा पड़ने से कई मवेशी जो है, इनके अधिकतर मवेशी मर जाते थे। तो इस प्रकार से मवेशी, अगर हम बात करें, इसमें एक नामीबिया क्षेत्र होता है जहाँ पर चरवाहे होते हैं। नामीबिया में एक चरवाहे की शिकायत इस प्रकार से है, जो हम जिक्र करेंगे, यानी कि वो ओवाम्बो लैंड होता है। कौन सा? ओवाम्बो लैंड, ओवाम्बो लैंड, ओवाम्बो लैंड। ये एक ऐसा लैंड है कि नामीबिया के जो लोग होते हैं, नामीबिया के चरवाहे, वो ओवाम्बो लैंड में जाते हैं, ओवाम्बो लैंड में जाते हैं और पशुओं की खालें बेचते हैं और दूध, मांस, इन सब का व्यवसाय करते हैं। लेकिन आगे चल कर के इन पर पूरी तरह पाबंदियां लगा दी जाती हैं नामीबिया वाले लोगों पर, चरवाहों पर। तो उसमें से एक नामीबिया जो कि घुमंतु पशुपालक है, वो शिकायत करता है कि हमें बड़ी मुश्किल है, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते ही रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया। उनको ऐसा लगता था कि हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया। यानी कि उनका एक खुद का एक्सप्लेनेशन है, खुद की शिकायत है। वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता कि हमें ऐसी सज़ा क्यों दी जा रही। ये औपनिवेशिक गतिविधियाँ हैं,
औपनिवेशिक जो अंग्रेज़ थे, गोरे थे, जो पाबंदियां लगाया था चरवाहों के ऊपर, तो उनमें से एक पशुपालक शिकायत करता है कि हमें पता भी नहीं कि हम क्यों कैद हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम जेल में बंद हैं, हमारे लिए ओबाम्बो लैंड का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर अपने जानवरों को बेचना चाहते हैं, जानवरों के खाले वहाँ पर बेचते थे, वहाँ पर मांस बेचते थे, लेकिन आज वहाँ की सीमाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं हम लोगों के लिए, हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये एक उसकी संवेदना है, उसका खुद का जो है, उसको जो दुख है वो व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जो चरवाहा समुदाय होता है उसको क्या करते हैं, कीनिया में जो मशाई समुदाय होता है, कीनिया इधर पड़ता है, तो कीनिया का जो यहाँ पर दक्षिणी कीनिया, तो कीनिया का एक अधिकांश समुदाय, उसको क्या किया गया, शिकारगाह बना दिया गया। यानी कि अधिकांश जो, अगर हम कीनिया की बात करें, तो हम देखते हैं कि अधिकांश जो है चारागाह जो थे, चारागाह उनको शिकारगाह में बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया, शिकारगाह में। और कुछ पार्क बना दिए गए, जिनमें से 2-3 पार्क का जिक्र करेंगे। एक पहला पार्क था जो कि सेरेंगेटी पार्क। कौन सा, सेरेंगेटी पार्क, सेरेंगेटी पार्क। और दूसरा पार्क सेरेंगेटी पार्क, दूसरा सांबुरू नेशनल पार्क, सांबुरू नेशनल पार्क। तो ये सेरेंगेटी पार्क और सांबुरू नेशनल पार्क, तो ये जो पार्क बनाए गए, हम देखते हैं कि तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क बनाया गया। ये कहाँ बनाया गया, तंजानिया, जो तंजानिया है, तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क बनाया गया। यानी कि तंजानिया में बहुत बड़े बड़े चारागाह थे, हमने बताया कि उसका 60% भाग छीन लिया गया। तो जो 60% भाग छीना गया, उसमें क्या निकाल दिया गया, सेरेंगेटी पार्क बना दिया गया। और हम देखते हैं कि जो ये जो बनाया गया आपका सोम्बोरू नेशनल पार्क, ये भी कीनिया में बनाया गया। ये किस में बनाया गया, कीनिया में। तो कीनिया में मसाई लैंड जो था, मसाई लैंड का अधिकांश भाग चारागाह में था। तो कीनिया का जो मसाई लैंड का अधिकांश भाग वो सांबुरू नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारागाह, जो अधिकांश चारागाह थे, उनको शिकारगाह बना दिया गया, उनको नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया। और ये बदलाव औपनिवेशिक काल में धीरे धीरे आते रहे। अच्छा, अगर हम कुछ बात करें कि एक घास के बिना जो है पशु, जैसे मवेशी, बकरियां, भेड़ें, ये सब क्या हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कुपोषण का शिकार होंगे तो जो चरवाहे हैं उनके स्थिति पर, उनके जो चरवाहों के परिवार पर एक बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उनका मवेशी ही उनका धन होते हैं, उन्हीं से उनको दूध, मांस, इन सब का व्यापार का मौका मिलता है। लेकिन जब वही कुपोषण का शिकार हो जाएंगे तो कैसे दूध बेचेंगे, कैसे मांस बेचेंगे और कैसे जानवरों का व्यवसाय वो कर पाएंगे। तो उनकी दयनीय स्थिति हो गई। और गोरे जो कि औपनिवेशिक काल में काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा रहे थे, उन्हीं से जो कि ये जो सेरेंगेटी पार्क वगैरह बनाया गया, चारागाहों को इनमें तब्दील कर दिया गया, तो ये क्या बन गए, ये एक पर्यटन स्थल बन गए। क्या बन गए, पर्यटन स्थल बन गए। ये पर्यटन स्थल बन गए। तो इससे चरवाहों को लाभ नहीं हुआ, क्योंकि चरवाहों को ये पैसा नहीं मिलता था। जो पर्यटन का जो पैसा था वो औपनिवेशिक जो बस्तियां थी वो पैसा लेती थी, जैसे अंग्रेज सरकार वो पैसा लेती थी। तो हम देखते हैं कि जो पर्यटन स्थल बनाया गया, उन दिनों की बात करें जब सेरेंगेटी पार्क बनाया गया था, तो उन दिनों लगभग 24 करोड़ कीनियाई, यानी कि लगभग इस पर्यटन स्थल से सिर्फ सेरेंगेटी पार्क से लगभग
24 करोड़, कितना, 24 करोड़ कीनियाई, 24 करोड़ कीनियाई मुद्रा जो है प्राप्त हुई। 24 करोड़ कीनियाई मुद्रा प्राप्त करने का मतलब हुआ कि लगभग 35 लाख, कितना, 35 लाख डॉलर, 35 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी कि इतनी कमाई हुई किससे, सेरेंगेटी नेशनल पार्क से। सेरेंगेटी पार्क से 35 लाख डॉलर जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। और ये उस स्थान की बात कर रहे हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं, तंजानिया के उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर किलिमंजारो परियोजना चलाई गई थी। कौन सी परियोजना, किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो परियोजना। किलिमंजारो परियोजना। अब आप कहेंगे कि ये एक ऐसा स्थान था कि हम देखते हैं सेरेंगेटी पार्क भी था जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही थी, और दूसरा यहाँ पर किलिमंजारो परियोजना बनाई गई थी जिससे बहुत सारे, जिससे पानी की सुविधा और बिजली और कई चीज़ें जिससे प्राप्त हो रही थी। लेकिन क्या उससे चरवाहों को लाभ हो रहा था? नहीं, वो घुमंतु चरवाहों को और ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि उनके चारागाह सिमट गए, उनके चारागाहों को पार्क में बदल दिया गया। दूसरी चीज़, वो किलिमंजारो परियोजना का लाभ नहीं उठा पाते थे, वो इसका पानी पीने के लिए यूज नहीं कर सकते थे, वो इसके पानी को, किलिमंजारो के पानी को वो सिंचाई के लिए भी उपयोग नहीं कर सकते थे, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी। तो ऐसे औपनिवेशिक काल में बदलाव आए। जो स्थानीय किसान थे उनके जो ज़्यादा से ज़्यादा चारागाह थे वो शिकारगाह और पार्क में तब्दील कर दिए गए। तो हम आगे चल कर के देखते हैं कि इनकी सरहदें भी बंद हो गई। तो वो कैसे हुआ, वो भी हम डिटेल में जानते हैं। साथियों, आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को एक बार आप देखते हैं, उसके नीचे लाल बटन जिस पर लिखा होता है सब्सक्राइब, आप उसको क्लिक करके और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ये जानकारी, जिसके लिए ये सुविधा का एक स्रोत होगा, आपके पढ़ने का, आपके जानने का, दूसरों को ज्ञान बांटने का एक स्रोत होगा। तो इसके लिए आपको योगदान देना है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जाता है बहुत ही मेहनत के साथ और एक एक पॉइंट आपको बताते हुए इस अंदाज से बताया जाता है कि आपको नॉलेज हो और दूसरों को भी इससे काफ़ी हेल्प पहुँचे। तो साथियों, हम देखते हैं कि 19वीं सदी की बात करें तो चरवाहों की जो चरवाहे थे वो चारागाहों की खोज में दूर दूर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वो रेवड़ निकलते थे, हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल आते आते उन पर पाबंदियां लगा दी गई। तो हम बात कर रहे थे मसाई समुदाय की। आगे चल कर के मसाई समुदाय जो था, उनके अलावा मसाई समुदाय के अलावा जो अन्य समुदाय थे उन पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई और उनके जो इलाके थे उनको आरक्षित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित करने का मतलब ये है, आरक्षित करने का मतलब ये है कि उनके जो व्यापार थे वो एक इलाके से दूसरे इलाके अपना व्यापार करने नहीं जा सकते थे, और उनको अगर जाना रहता था तो उसके लिए, अगर उनको जाना है तो उसके लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती थी। किसकी आवश्यकता थी? विशेष परमिट की। जैसे हम देखते हैं कि भारत में भी यही हुआ औपनिवेशिक काल में कि उनको जब आरक्षित वन के अंदर जाना होता था तो उनको पास दिखा करके जाना होता था। वही चीज़ यहाँ लागू हुआ औपनिवेशिक काल में। उनके ऊपर विशेष परमिट जारी कर दिया गया कि जब उन्हें एक इलाके से दूसरे इलाके जाना है तो उसके लिए परमिट बनवाना पड़ेगा, और परमिट इतना आसान नहीं था। आगे देखते हैं कि जब वो गोरों के इलाके जो थे, जो बस्तियां बनाई गई थी गोरों को बसाने के लिए, औपनिवेशिक काल में जो औपनिवेशिक बस्तियां बसाई गई थी उनमें भी रोक लगा दी गई, यानी कि उनमें रोक लगा दी गई। चरवाहों को उन बस्तियों में जाने से मना कर दिया गया, और उसमें बताते हैं कि कहते हैं कि
उन इलाकों में जाने के लिए तभी परमिशन थी जब कोई एक खास बदलाव आता या खास आवश्यकता पड़ती उन मूल निवासियों को, तभी उन्हें गोरों की बस्तियों में जाने की परमिट थी, वरना ऐसे जाते तो उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती थी। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, ये अफ्रीका जो कि तंजानिया का जो किनारे वाला पूर्वी जो भाग था, ये तंजानिया, ये अफ्रीका का ये जो पूर्वी भाग था, हम देखते हैं आगे चल करके अफ्रीका का ये वाला भाग, लगभग इसमें मसाई की मात्रा ज़्यादा थी। मसाई जो चरवाहा थे, और भी कई चरवाहे थे जो यहाँ पर ज़्यादा रहते थे। तो धीरे धीरे यहाँ क्या होता है कि अधिकांश गर्मी पड़ती है, शुष्क क्षेत्र होता है ये, जहाँ पर बारिश कम होती है। तो जिस कारण से धीरे धीरे यहाँ चारागाह जो होते हैं वो धीरे धीरे शुष्क पड़ जाते हैं, उनके अधिकार को समेट दिया जाता है, चारागाहों को समेट दिया जाता है, और जो चरवाहे होते हैं उन पर रोक लगा दी जाती है, जिससे 1930 की हम अगर बात करें तो 1930 में लगभग इफ़ेक्ट पड़ता है। 30 से हम आते हैं लगभग 30 में, जो 1930 में अगर हम मवेशियों की बात करें तो कीनिया में जो मवेशी थे, कहाँ पर, कीनिया में जो मसाई थे उनके पास मवेशियों की संख्या अगर बात करें 1930 में, तो हम देखते हैं कि लगभग जो है लगभग 7,20,000 7,20,000 यानी कि 7,20,000 मवेशी, लगभग 7,20,000 मवेशी और लगभग 8,20,000 भेड़ें। कितनी? और लगभग 8,20,000 भेड़ें। तो लगभग इतनी मवेशी और 8,20,000 भेड़ें, और फिर हम देखते हैं लगभग 1,71,000 गधे। 1,71,000 गधे, यानी कि इतने मवेशी थे, इतनी जनसंख्या थी, इतने जानवर मसाई के पास लगभग 1930 में थे। लेकिन जैसे ही हमने बताया कि इस पूर्वी जो अधिकांश क्षेत्र था इनका सिमट गया और इनको एक दूसरे इलाके पर जाने पर पाबंदियां लगा दी गई। यहाँ बारिश कम होती थी, गर्मी ज़्यादा होती थी, जिसके कारण इनमें बहुत बड़ा बदलाव आया, यानी कि इसमें भूखमरी का माहौल हो गया, अधिकांश जानवर मर गए। और ये देखते देखते लगभग 1934 की बात करें, लगभग 4 साल के बाद 1934 तक आते आते इनकी जनसंख्या लगभग आधे से अधिक जानवर मर जाते हैं। यानी कि 1934 तक आते आते लगभग आधे से अधिक जानवर जो है मर जाते हैं गर्मी के कारण, सूखा के कारण, और इस प्रकार से जो है बहुत ही बुरा असर पड़ता है इस मसाई लैंड पर। तो कुल मिला के हमें विशेष समुदाय जो कि मसाई समुदाय के बारे में हमें जिक्र करना था, हमें मसाई लैंड का विस्तार से जिक्र करना था कि मसाई लैंड ये एक चरवाहे का जिक्र है, एक चरवाहे समुदाय का जिक्र है। अफ्रीका में हमने विभिन्न समुदाय बताया, जैसे कि आपने देखा था कई समुदाय जो कि बोदियंस आपने देखा था, और आपने बोरान, सोमाली, तुर्काना, इस प्रकार के कई समुदाय थे। लगभग हमने पहले ही बताया लगभग 225 करोड़ जो है जनसंख्या, आबादी लगभग चरवाहों के रूप में अफ्रीका में व्यतीत कर रही थी, आधे से अधिक जनसंख्या। उनमें से एक समुदाय का जिक्र हमने किया कि औपनिवेशिक काल में ये परिवर्तन हुआ, उनके चारागाह सिमट गए, उनके इलाकों पर पाबंदियां लगा दी गई, वो जो दूध, खाल, मांस, इन सब का एक, जैसे नमीबिया के हमने जिक्र किया कि नमीबिया से वो ओबाम्बो लैंड जहां ले जाते थे, अपने खालों को बेचते थे, दूध मांस को व्यापार करते थे, उनकी सीमाएं बिल्कुल बंद कर दी गई। जिससे नमीबिया का एक पशुपालक जो कि आपने जिक्र किया कि हमने बताया कि किस प्रकार से वो अपनी संवेदना को व्यक्त कर रहा था।
तो इस प्रकार से एक ही चरवाहे के साथ, एक ही चरवाहे समुदाय के साथ नहीं हुआ, कई समुदायों के साथ में हुआ इन सब का, यानी कि उनके चारागाह सिमट गए। और हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल आते आते जैसे जैसे औपनिवेशिक काल के उत्तर में आते हैं, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक काल में आते हैं, तो क्या करते हैं कि सरकार द्वारा कुछ मुखिया नियुक्त किए गए। क्या नियुक्त किए गए? सरकार द्वारा जैसे ही हम उत्तर औपनिवेशिक काल की ओर आते हैं, उत्तर औपनिवेशिक काल, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक काल में अंग्रेज कुछ और बदलाव करते हैं। जैसे ही उत्तर औपनिवेशिक काल में आते हैं, हम देखते हैं कि जो है सरकार क्या करती है, सरकार कुछ मुखिया नियुक्त करती है। मुखिया, आपने देखा था यही काम भारत में भी हुआ था कि भारत में भी कुछ गांव के मुखिया बना दिए गए थे, जो उनको मुखिया बनाया गया था जो चारागाहों को क्या करते थे, खेती में तब्दील किया करते थे। वही चीज़ यहाँ पर हुआ। यहाँ पर उत्तर औपनिवेशिक काल आते आते क्या करती है, सरकार कुछ मुखिया को नियुक्त करती है, और वो ऐसे मुखिया होते हैं जिनको जानवर, साजो सामान, ज़मीन, ये सारी सुविधा दी जाती है कि वो ज़मीन भी खरीद सकते हैं, वो साजो सामान भी खरीद सकते हैं, वो अपने लिए जानवर भी खरीद सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे वो लगान भी वसूल कर सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे उनमें बड़ा बदलाव आता है। और वो आगे चल कर के उनके पास वो क्या करते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं जो सिर्फ मवेशियों पर डिपेंड होते हैं, उनको जानवर खरीदने के लिए या उनको लगान देने के लिए वो पैसे भी दिया करते थे। वो कर्ज दिया करते थे कि तुम हमसे पैसा ले लो और तुम लगान दे दो। तो इस प्रकार से वो कर्ज अच्छी दरों पर अपना कर्ज दिया करते थे, पैसे दिया करते थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो जो मुखिया थे वो आगे चल कर के शहरों में बस जाते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं रहती, वो आवश्यकता पड़ने पर अपने पैसे खर्च करके वो जानवर भी खरीद सकते थे। वो मतलब वो अच्छे व्यवसायी भी थे, अच्छे व्यापार भी करते थे, जिससे चरवाहों में एक दो बड़े दल आ गए। एक तो अमीर दल हो गया, जो मुखियाओं वाला दल था वो अमीर दल हो गया, और धीरे धीरे जो सिर्फ मवेशियों पर डिपेंड थे वो जो है आगे चल करके वो गरीब तबका हो गया। यानी कि एक अमीर तबका हो गया और एक गरीब तबका हो गया। इस प्रकार से दो चरवाहों का जो है ग्रुप आगे चल करके उत्तर औपनिवेशिक काल में बढ़ जाता है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि आगे चल करके जो चरवाहों का समुदाय होता है धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। उनकी जो उन पर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं वो पाबंदियां उनके लिए भविष्य में चल करके नुकसानदेह साबित होती हैं। और नुकसानदेह साबित होकर के कहने का मतलब ये है कि जब आगे चल करके उनको नए चारागाह नहीं मिलते, उनकी जो ज़मीनें हैं वो छीन ली जाती हैं, औपनिवेशिक बस्तियां बसा दी जाती हैं। तो इस प्रकार से उनकी जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव आता है। और ये सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, ये औपनिवेशिक काल भारत और भारत के कोने कोने में जहाँ चरवाहे रहते थे वहाँ पर भी ये बदलाव हुए, और अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में हुए। हम विश्व में अफ्रीका का इसलिए जिक्र किया हमने क्योंकि यहाँ पर आधे से अधिक जनसंख्या जो कि चरवाहों का काम करती थी। तो इस प्रकार से ये लास्ट सेशन था जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का, NCERT का आपने देखा। और अब आप एक मास्टर वीडियो भी आएगा जस्ट ही, और जहाँ पर बताया जाएगा कि किस प्रकार से यूरोपीय रशियन क्रांति हुई थी और किस प्रकार से हिटलर की तानाशाही हुई, किस प्रकार से चरवाहों में बदलाव आया, किस प्रकार से समाज में बदलाव आया। इन सारी चीज़ों के बारे में आप निचोड़ देखेंगे जो कि कम समय में से ज़्यादा नॉलेज देगा। तो मेन चीज़ थी जो अब आप आगे आने वाले सिलेबस में आप देखेंगे कि यूरोप की ज़िंदगी कैसी थी। आगे जो इसका एक मेन पार्ट होता है, आपने क्रांति के बारे में समझा है, अभी आप समाज के बारे में नहीं जानते। अभी आप ये सीखेंगे यूरोप में आगे आकर के कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, हमारे देश में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये फ्रांस में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप आगे आने वाली NCERTs में देखेंगे। और मैं दावा करता हूँ कि आप
यूँ कोशिश करिए कि जो आगे आने वाले सेशन हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और ये आपके जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित होंगे। तो इसलिए समय न गवाते हुए जोश के साथ पढ़ते रहिए और तैयार रहिए एक नए आने वाले एग्ज़ाम के लिए और 100% अंक लाने के लिए। साथियों, इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा अगले आने वाले सेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।